आज का हमारा विषय उत्तर वैदिक काल है। जी हाँ, हमने ऋग्वैदिक काल को अच्छे से समझा। अब हम उत्तर वैदिक काल की ओर चलने जा रहे हैं, मतलब ऋग्वैदिक काल के बाद का समय। ये वैसा दौर है जहाँ पहली बार भारत के इतिहास में राज्य का निर्माण होता है। ये वैसा दौर है जहाँ पहली बार समाज का निर्माण होता है, सामाजिक व्यवस्थाओं का निर्माण होता है। ये वैसा दौर है जहाँ पहली बार वर्ग और जाति आधारित जो है वो व्यवस्था कायम होती है। ये वैसा दौर है जब ऋग्वेद के बाद अन्य वेद जैसे सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद जैसे वैदिक ग्रंथों की रचना होती है। यही वो दौर है जहाँ ब्राह्मण साहित्य इत्यादि रचे जाते हैं। यही वो दौर है जहाँ हस्तिनापुर, पांचाल, अहित्र इत्यादि शहर जो है वो विकसित होते हैं। कौशल इत्यादि शहर जो है वो विकसित होते हैं। कई सारे परिवर्तन जो हमें इस दौरान देखने को मिलती है। ये वैसा काल है जहां हम ये देखते हैं कि पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था, उसकी जगह लोग कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ाते हैं। ये ऐसा दौर है जहां लोग अस्थाई तौर पर जो है वो अस्थाई बस्तियों का निर्माण करते हैं। अस्थाई निवास होता है। सामाजिक और सांस्कृतिक जो है वो विकास का एक बेहतर शुरुआत माना जाता है। लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ फसल उगाते हैं, कई प्रकार की रचनाएं करते हैं। लोग एक प्रकार से जिले का निर्माण करते हैं, एक प्रकार से साम्राज्य बनता है, कई सारे शहर विकसित होते हैं, लोहे का प्रयोग होता है। तो तमाम बातों को हम इस दौरान अध्ययन करने जा रहे हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है राज्य के निर्माण से और सामाजिक व्यवस्था की शुरुआत से। तो जो हाँ कल तक जो है जन लोग थे, उनके राजा राजन कहलाते थे, छोटे छोटे कबीलों में रहते थे और पशुओं को चुराया करते थे। युद्ध भी होते थे तो पशुओं से होते थे। यहाँ पे जो है कहानी बदल जाती है। अब जो है वो राज्य का निर्माण होता है। राज्य का निर्माण कैसे होता है अगर हम उसकी बात करें तो होता यह है कि जो पशु आधारित अर्थव्यवस्था था वो अब कृषि आधारित अर्थव्यवस्था हो जाती है। अब कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में आप जानते हैं कि कृषि कार्य करने के लिए हमें लंबे समय तक उसकी देखभाल करनी होगी। हमें कृषि, जहाँ पर भी हम कृषि का कार्य करेंगे, बुआई करेंगे, रोपण करेंगे, हमें उसकी प्रॉपर देखभाल के लिए वहाँ पे हमें बसना होगा। तो लोग एक जगह बसना शुरू कर देते हैं। ये वो क्षेत्र है जो गंगा घाटी के मैदान के आसपास था, जैसे हस्तिनापुर, जैसे कौशल, जैसे जितने भी क्षेत्र थे, पांचाल इत्यादि, सभी गंगा घाटी के मैदानों से जुड़े हुए थे जहाँ की मिट्टी उपजाऊ थी। तो कृषि कार्य के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हुई और लोगों ने कृषि करना आरंभ कर दिया। कृषि कार्य के दौरान है उन्होंने साथ साथ पशुपालन इत्यादि को भी करना जारी रखा और एक अस्थाई जीवन शैली अर्थात घर इत्यादि बनाकर बेहतर ढंग से रहने लगे, घरों को सजाने लगे। तो अस्थाई जीवन शैली जो है वो यहाँ पे शुरू हो जाती है। अब जब लोग एक जगह पे रहने लगेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, चूंकि मिट्टी तो उपजाऊ थी तो उत्पादन बढ़ने लगा तो लोगों के पास खाने से ज़्यादा अनाज हो गया, अर्थात उत्पादन अधिशेष हो गया। जब उत्पादन अधिशेष हो गया तो लोग अपने आवश्यकता की वस्तुओं को खरीदने में खर्च करने लगे। तो अनाज के बदले जो है वो कपड़े, अनाज के बदले बर्तन, अनाज के बदले औजार, इन सब चीज़ों का प्रयोग करने लगे। तो औजार बनाने वाले मतलब बढ़ई हो गए, शिल्पकार हो गए,
इनकी भी संख्या बढ़ने लगी, इनका भी पेशा जो है वो फलने फूलने लगा। उसी प्रकार हम देखते हैं कि वस्त्र बनाने वाले, आभूषण बनाने वाले कई सारे रोजगार के अवसर धीरे धीरे विकसित होने लगे। क्यों? क्योंकि उत्पादन अधिशेष जो है वो लोगों के पास उपलब्ध हो गया। इतना उत्पादन होने लगा कि लोगों के खाने के बाद भी कई गुना जो है वो अनाज बचा रह जाता था। तो लोग तमाम प्रकार के जो है वस्तुएं इत्यादि खरीदने लगे। जो राजा था, जो कल तक सभा और समिति के सलाह के अनुसार काम करता था, जो कल तक बलि अर्थात उपहार के रूप में कुछ उपहार स्वरूप ही टैक्स लेता था, अब लोगों के पास जब उत्पादन अधिशेष हो गया तो उसने लोगों के ऊपर कर लगाना शुरू कर दिया। जब टैक्स लगना शुरू हो गया तो राजा के पास भी संपत्ति संग्रहित होने लगी, और जब एक बार संपत्ति संग्रहित होने लगी तो राजा का स्टेटस बढ़ गया। इससे पहले ऋग्वैदिक काल में राजा समानतावादी था, राजा सबकी राय सलाह पे कार्य करता था, लेकिन अब जो है, अब राजा जो है वो शक्तिशाली हो गया, उसके पास पैसे आने शुरू हो गए, अनाज आने शुरू हो गए, उसने अपनी सेना भी बना ली। क्यों? क्योंकि उसकी शक्ति में इजाफा हो गया, सभा समिति जैसा कोई कंट्रोल नहीं रहा, तो उसकी शक्ति बढ़ गई और वो फिर क्या है, इलाकों को जीतना शुरू कर दिया। जहां तक कल तक जो राजा एक छोटे से क्षेत्र को ही कंट्रोल करता था, वो अब दूसरे क्षेत्रों को भी कंट्रोल करने लगा। अब युद्ध भी होने लगे तो पशुओं के लिए नहीं होने लगे, बल्कि जमीन के लिए होने लगा, क्षेत्र के लिए होने लगा, दूसरे राज्य को हराने के लिए होने लगा, वहां के अनाज और गोदाम को लूटने के लिए होने लगा। तो युद्ध भी व्यापक पैमाने पे होने लगे और साम्राज्य जो बढ़ता गया, कल तक जो जनपद तक सीमित था वो अब जो है जनपद बहुत बड़े आकार का जनपद बन गया, जो आगे चलकर हम देखते हैं महाजनपद के रूप में भी विकसित हो जाता है। तो इतने सारे परिवर्तन जो हैं वो इस दौरान घटित हो रहे थे। ये वही दौर था जब कृषि के प्रसार में लोहे के उपयोग का भी योगदान देखा जा सकता है। लोहे का व्यापक पैमाने पर जो है हम देख पाते हैं कि उपयोग किया जाने लगा। हालांकि कृषि कार्य में अभी भी लोहे का उपयोग सीमित मात्रा में ही था, लेकिन फिर भी हम यह कह सकते हैं कि औजार इत्यादि, युद्ध के सामग्री इत्यादि बनाकर लोहे के उपयोग से जो है कई सारे क्षेत्रों को जो है वो विजित किया जाने लगा और जो साम्राज्य जो है वो बड़ा होने लगा। तो लोहे के उपयोग ने कृषि को भी क्या किया, मजबूती प्रदान की, कृषि के क्षेत्र को भी बढ़ाया। लोहे के उपयोग से जो है वो राजा भी शक्तिशाली हो गया। लोहे के उपयोग से जो गंगा घाटी में जो जंगल थे, जो बड़े बड़े पेड़ थे, उनको काट कर उपजाऊ क्षेत्र बना दिया गया, खेत बना दिया गया, जिससे उत्पादन को और भी ज़्यादा बल मिल गया। तो ये सारे परिवर्तन जो है हम देख पाते हैं। अन्य परिवर्तनों की अगर हम बात करें तो सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल के दौरान जो सामाजिक व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, अर्थात आपको जो पेशा चुनना है आप चुन सकते हैं, धीरे धीरे वो जन्म पर आधारित हो गई और 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों का सूत्रपात हो जाता है, जो अपने जन्म के आधार पर जो है वो पेशा चुनते हैं, जिससे सामाजिक ताना बाना जो है वो थोड़ा सा अस्थिर हो गया। वो जो नीचे के वर्ण है, शूद्र, वैश्य इत्यादि, उनके लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि वो तीसरे और चौथे स्थान पर आते थे और उनके लिए जो है वो सेवा कार्य और व्यापार इत्यादि ही किया जाना तय कर दिया गया। क्षत्रियों को जो है वो राज्य करना और ब्राह्मण को जो है वो वेदों का पाठ करना, ज्ञान का सृजन करना और ज्ञान का प्रसार प्रचार करना इत्यादि सुनिश्चित कर दिया गया। और वर्ण व्यवस्था जो है जब वो कठोर हो गई तो लोगों के पास सीमित मौके हो गए, अर्थात जो समानतावादी दृष्टिकोण ऋग्वैदिक काल में था वो उत्तर वैदिक काल में आकर संकुचित हो जाता है, जिसका हम आगे कई सारे अन्य दुष्परिणाम भी देखेंगे।
इसके साथ अगर हम आगे की अगर हम टॉपिक की बात करें तो हम ये देखते हैं कि कला इत्यादि शिल्प इत्यादि को भी बढ़ावा मिला, क्योंकि लोग जो है वो अस्थायी तौर पर एक जगह पर निवास करने लगे। तो कई सारे पेशा, जैसा कि हमने कहा बढ़ईगिरी, या फिर हम कहें आभूषण बनाने वाले, बर्तन बनाने वाले, वस्त्र बनाने वाले, चमड़े के वस्तुएं बनाने वाले, कई प्रकार के जो है वो रोजगार, कई प्रकार के पेशा, प्रोफेशन, उनका क्या होता है, उनका सृजन होता है। और लोग अपने कृषि अधिशेष से जो है उन तमाम सेवाओं को उपयोग करने लगे। राजा का भवन भी अब वैभवशाली हो गया, सेना बड़ी हो गई, टैक्स बड़ा हो गया, कंट्रोल ज़्यादा हो गया, और राजा जो है वो अब नीतियां बनाने लगा। राजा राजकीय नीति के आधार पर जो है वो शासन चलाया जाने लगा। अन्य बातों की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि अन्य वेदों की भी रचना इसी दौरान होती है। जैसे अगर हम बात करें ऋग्वेद, तो वो तो ऋग्वैदिक काल के दौरान ही लिखा गया और उसको संकलित किया गया। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद दोनों में लिखा गया, अर्थात कहानी के रूप में भी और कविता के रूप में भी, मंत्रों के रूप में भी। दूसरी ओर अगर हम बात करें सामवेद की, तो सामवेद को गद्य गायन शैली में लिखा गया। गायन शैली अर्थात ऐसी शैली जिसे गाया जा सके, और यहीं से हम भारतीय संगीत के अस्तित्व के भी साक्ष्य प्राप्त करते हैं कि पहली बार संगीत का आविष्कार भारतीय उपमहाद्वीप में सामवेद के जरिए होता है। अथर्ववेद की भी शुरुआत हम देखते हैं इसी दौरान होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब सामाजिक ताना बाना इतना जटिल हो गया, जब सामाजिक ताने बाने इतने जटिल हो गए, जब लोगों में कई सारी संस्कृतियां फैल गई, जब लोगों एक अस्थायी जीवन की शुरुआत करने लगे, तो वो भी ईश्वर से प्रार्थना करने लगे कि वो क्या है, स्वस्थ रहे, सुखी रहे। तो तमाम प्रकार के वहाँ वेदों की मंत्रों की रचना हुई, ये बतलाने के लिए, जादू टोने से बचने के लिए, जड़ी बूटियों की उपयोगिता बताने के लिए, अंधविश्वास से दूर रहने इत्यादि के उपाय बताने के लिए तमाम प्रकार के मंत्र लिखे गए, जो कि अथर्ववेद में संकलित किया गया। तो हम यह कह सकते हैं कि एक विस्तृत और एक विशेष मानव जीवन की क्या है वो शुरुआत होती है, जहां लोग जो है वो अस्थायी जीवन के तौर पर निवास करते हैं। अन्य अगर हम चीजों की बात करें तो धार्मिक कर्मकांड, इनकी भी संख्या में वृद्धि हो गई। कल तक जहां ऋग्वैदिक काल में जो है वो कर्मकांड जो है वो सीमित था, समानतावादी दृष्टिकोण था, लोग साथ बैठते थे, साथ सभाओं में बैठते थे, साथ जो है वो युद्ध लड़ते थे, साथ जश्न मनाते थे। अब जो है वो राजा की सेना युद्ध लड़ने लगी। अब जो है युद्ध में विजय के लिए कई सारे अन्य अनुष्ठान किए जाने लगे। बलि प्रथा को बल मिल गया, पशुओं की बलि दी जाने लगी, जिससे पशुओं की संख्या में भी व्यापक कमी आ गई। इसी कारण है कि कृषि का विकास जो है जितना होना चाहिए था उसमें भी कमी आई। अभी भी लोग जो है वो कृषि कार्य तो करते थे, उत्पादन अधिशेष भी था, लेकिन अभी भी वो कृषि को पूर्णतः नहीं अपनाए थे। क्यों? क्योंकि कृषि कार्य करने के लिए जानवर बहुत ही सीमित थे। तो इन तमाम चीज़ों को हम आधार पर अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो हम कह सकते हैं कि एक जटिल, एक ऐसी जीवन शैली की शुरुआत होती है, एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की शुरुआत होती है जहां से हम देखते हैं कि आगे बड़े बड़े साम्राज्य विकसित हो जाएंगे, बड़े बड़े राजा आ जाएंगे, बड़े बड़े उपाधियां धारण की जाने लगेगी, बड़ी सेनाएं हो जाएगी, बड़े युद्ध हो जाएंगे, और तो और दर्शन इत्यादि, तर्कवाद इत्यादि, विज्ञानवाद इत्यादि जैसे कई प्रकार के वो संप्रदायों का भी उद्भव हो जाएगा, और लोग जो है वो वेदों के ऊपर सवाल करना भी खड़े कर देंगे। तो कई सारे मतों का भी यहाँ पे जो है वो सृजन हो जाएगा, जिसका हम लोग आगे जो है वो विस्तृत तौर पर अध्ययन करेंगे। ये हो गया उत्तर वैदिक काल की तमाम विशेषताएं, जिसके आधार पर जो है हम कह सकते हैं
कि मानव जो है वो साम्राज्य निर्माण और अस्थायी जीवन की ओर कदम रखता है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने डाउट को लिखिएगा। धन्यवाद।